लोग सोच रहा है कि 1932 हो गया। अरे 1932 में कितना ये लोग पेंच लगा के रखा है, वो पेंच से निकलेगा तब ना। उसमें लिखा है कि ये बिल बनेगा पहले विधानसभा में, फिर उसको भेजा जाएगा राज्यपाल में, फिर उसमें लिखता है कि इसको 9 शेड्यूल के लिए भेजा जाएगा। तो 9 शेड्यूल का क्या हो सकता है भाई है? और उसके बाद लिखता है कि जब तक 9 शेड्यूल में मंजूरी नहीं मिलेगा तब तक ये प्रभावी नहीं होगा, लागू ही नहीं होगा 1932 का मामला। तो लगता है उलझा कर रख दिया गया। हाँ, तो ये उलझा कर रख दिया है। जिसने भी ये प्रस्ताव को बनाया होगा वो बहुत चालाक आदमी होगा, और वो हेमंत सोरेन का समझ में नहीं आ रहा है चीज़। ये अगला चुनाव का लोग लड़ाई लड़ रहा है कि हम फिर से यहाँ गद्दी में बैठे हैं। हेमंत सरकार यदि प्रस्ताव से 7 और 8 को हटाता है तब तो ठीक है, और 32 नहीं, कट ऑफ डेट नहीं होना चाहिए, ये खतियान होना चाहिए। जो लास्ट सर्वे सेटलमेंट है उसी को ही स्थानीयता का आधार माना जाए। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण, और एक बार फिर से हम 1932 आधारित खतियान को लेकर हमारे साथ एक बहुत ही विशेष आज अतिथि हैं। उनका परिचय झारखंड आंदोलनकारी हैं, जेएमएम से पूर्व सांसद रह चुके हैं, और उसके साथ उन्होंने झारखंड को लेकर कई किताबें लिखी हैं। तो झारखंड को बड़े आसानी से समझते हैं, और जितना जानते हैं हमें लगता है कि उससे और आपको भी और हमको भी समझने में एक नजरिया मिलेगा। आखिर 1932 झारखंड के लिए क्यों जरूरी है, हम इनसे आज समझेंगे। तो हमारे साथ पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो हैं। तो सबसे पहले बातचीत करने के लिए सर दादा आपका जोहार, स्वागत है। स्वागत, आप बोलिए। पहला सवाल ये रहे कि झारखंड के लिए 1932 क्यों जरूरी है, इसलिए कि आप पहले से इस चीज को मांग करते रहे, आंदोलनों में भी शामिल हुई, तो आप समझाएं क्यों जरूरी है और इससे क्या फायदा होगा। देखिए, सवाल ये है कि हमारा भारत देश में ये विविधता का देश है, और 1932 ही नहीं, यहाँ पर विभिन्न समय में सर्वे सेटलमेंट हुआ है, और इसीलिए कट ऑफ डेट 1932 नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ 1927 में हुआ था जो सिंहभूम में, और उसके बाद ये 1964-65 में फिर फाइनल हुआ इधर कोल्हान प्रमंडल, उस समय सिंहभूम था। तो इसका 64-65 में होने का कारण था कि 1947 में देश बटा, सरायकेला खरसवां उड़ीसा में था, और 1956 में हमारा जो मानभूम डिस्ट्रिक्ट था जिसमें पुरुलिया वेस्ट बंगाल में चला गया। उसके बाद धनबाद उधर रह गया, मानभूम का ही हिस्सा था, और इधर सिंहभूम में आ गया आपका पटमदा, इचागढ़, निमडी, चांडिल। इसलिए सरकार ने इसको फिर से सर्वे सेटलमेंट किया, और 64-65 में ये पूरा हुआ, जिसको हम लोग अभी ओल्ड सिंहभूम कहते हैं। और पिछले दिनों फिर इसको कोल्हान प्रमंडल भी बनाया गया। हम लोग साउथ छोटा नागपुर प्रमंडल में थे, उसको इसको अलग किया गया। तो यहाँ सवाल है, नौकरी तो देखिए ऐसे मिलता ही है सबको, लेकिन 1900 खतियान वाला जो मामला है, मैं तो खतियान में जाऊंगा, मैं 1932 में नहीं जाऊंगा। में आप नहीं जाएंगे, मतलब खतियान आधारित स्थानीय नीति बने, आप उसमें जाएं। बनना चाहिए जो बिहार में था, और बिहार में ये लागू था। बिहार का ही जो नीति सिद्धांत है। अब इसमें अब जो कानूनन मामला है, जब बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000, उसमें बहुत स्पष्ट उल्लेख है कि बिहार के जो नियम कानून हैं उसको झारखंड बनने के बाद झारखंड राज्य में उसको हूबहू अंगीकृत किया जाएगा। और उसी के मातहत बाबूलाल मरांडी ने 2002 में किया था। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि बिहार के जो लोग हैं, खास करके इन लोग ने उस समय
यहाँ के तमाम मीडिया के साथ साथ यहाँ जो राजनीति में वो तो हावी थे ही थे। जब झारखंड बनने के पहले से वो लोग राजनीति में हावी थे और झारखंड राज भी था। लेकिन बाबूलाल ने जो पार्लियामेंट से जो क्या कहते हैं बिहार राज्य पुनर्गठन आयोग में जो लिखा हुआ है कंडिका 85 में ये उल्लेख है। और बिहार राज्य विधेयक जो झारखंड राज्य बना वो तो पार्लियामेंट से बना है, लोकसभा पास किया है, राज्यसभा पास किया है और उसके साथ साथ आपका राष्ट्रपति साइन किया, तब ये कानून बना है। तो क्यों नहीं होगा? लेकिन यहाँ ज़बरदस्ती का ये लोग अड़चन पैदा किया और उसको जस के तस रख दिया, यही हुआ है। तो आपके हिसाब से बाबूलाल मरांडी जो लेकर राजस्थानी नीति आए थे वो सही था कि अभी जो आया वो ज़्यादा? बाबूलाल मरांडी का बहुत क्लियर था। वो उन्होंने बिहार वाला जो नियम था उसी को जो संसद में जो पास हुआ उसको ही अंगीकृत किया था, वो अलग से कुछ नहीं किया था। लेकिन अभी 1932 ये कट ऑफ डेट हो गया। ये जैसे बोला जाता है ना, ये चलेगा नहीं। जैसे 1985 को हम लोग जब रघुवर दास कट ऑफ डेट करके किया था उसका कोई मतलब ही नहीं था, कोई सर्वे सेटलमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही अपना 1985 कर दिया गया। तो आपके हिसाब से अगर 1932 नहीं चलेगा, 1985 नहीं चलेगा, तो क्या होना चाहिए जिससे कि झारखंड और झारखंडियत की पहचान हो सके? देखिए, झारखंडियों की पहचान ये तो सीधा सीधी बहुत क्लियर है। जब बंगाल से बिहार अलग हुआ 1912 में, उसके पहले तो बंगाल ही था। फिर बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1936 में। एक आइडेंटिटी बना उन लोग का। पहले भाषा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था बिहार फॉर बिहारीज, है ना। और उसके बाद आपका उड़ीसा फॉर ओडियाज, ये वहाँ का नेता लोग बोला था। तो जो बंगाल में हम जब थे तो उस समय तो हमारा बंगाल का हिस्सा आज बंगाल में रह गया, जो जंगल महल बोलते हैं। फिर छोटा नागपुर संथाल परगना आ गया बिहार के हिस्से में। मयूरभंज के अंजर सुंदरगढ़ चला गया आपका उड़ीसा के हिस्से में। तो हम लोग, हमारी आइडेंटिटी क्या है? उन लोग तो बन गया बंगाली, कोई बिहारी, कोई उड़िया। तो उस क्षेत्र में रहने वाले हमारा भी तो आइडेंटिटी होना चाहिए। तो हमारा झारखंडी आइडेंटिटी है। आज बहुत से लोग हम देखते हैं बोलता नहीं हम बिहारी क्या कहते हैं झारखंडी हैं। झारखंडी कैसे हो जाएगा? हमारा देश में जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद हुआ तो आंध्र प्रदेश में सबसे पहले पोटी श्री रामालू ने 1954 को तमिलनाडु से अपने को अलग किया। बोला हमारी आइडेंटिटी तमिल नहीं है, तेलुगु है। तो आंध्र प्रदेश बना। और उसके बाद नेहरू जी ने इस देश में एक राज्य पुनर्गठन आयोग 1954 में बनाया। और देखा गया, पूरा कमेटी घुमा। अब जिसे उसी समय हम लोग भी बहुत लॉस खाए हैं। हमारा पुरुलिया मानभूम को बांट के ले गया उधर बंगाल के लोगों ने। उड़ीसा वाला लोग फिर से ये लोग कोशिश किया था कि सरायकेला खरसुआ को हम लोग उड़ीसा में ले जाएं। और ऐसे तो 1948 में 1 जनवरी 1948 को यहाँ सरायकेला राजा और उड़ीसा राजा जो विलय उड़ीसा में किया था, उसके प्रतिवाद में वहाँ तो हजारों आदमी मरा। लेकिन आज भी लोग नहीं समझता है तो क्या किया जाए। ये तो झगड़ा नहीं, जिसको रगड़ा बोलते हैं। आज बहुत से हम चैनल वगैरह में देखते हैं कि नहीं, तो बिहार और झारखंड अलग अलग हो गया, सबका अपना अपना स्टेट है, अपना अपना आइडेंटिटी है। तो भाई हमको भी तो कम से कम जीने खाने दो, हमको भी अपना इस देश में अपना अस्तित्व को बनाए रखने दो और प्रोग्रेस करने दो यहाँ का लोगों को। लेकिन नहीं चाहता है लोग। लेकिन उसी का लड़ाई तो है। लेकिन मैं तो हेमंत सरकार को कहूँगा उसके साथ साथ क्या है, जो
1932 का जो ये अभी जो प्रस्ताव बना है कैबिनेट में, उसमें कंडिका 7 और 8 बहुत खतरनाक है। इसको लोग बहुत ध्यान नहीं दिया है। आपने प्रस्ताव देखा? हमने देखा। क्या लिखा? उसमें लिखा है कि ये बिल बनेगा पाले विधानसभा में, फिर उसको भेजा जाएगा राज्यपाल में, फिर उसमें लिखता है कि इसको 9 शेड्यूल के लिए भेजा जाएगा। तो 9 शेड्यूल का क्या हो सकता है भाई, है? और उसके बाद लिखता है कि जब तक 9 शेड्यूल में मंजूरी नहीं मिलेगा तब तक ये प्रभावी नहीं होगा, लागू ही नहीं होगा 1932 का मामला। तो लगता है उलझा कर रख दिया गया। हाँ, तो ये उलझा कर रख दिया है। जिसने भी ये प्रस्ताव को बनाया होगा वो बहुत चालाक आदमी होगा, और वो हेमंत सोरेन का समझ में नहीं आ रहा है चीज़। अब हमारा आदमी तो नाचने कूदने लग गया है, ढोल बजा रहा है, खुशी मना रहा है, लेकिन इसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। आपको लगता है कि फिर उसी तरीके से लटक के रह जाए? लटका देगा। अब 9 शेड्यूल में वो तो केंद्र सरकार के हाथ में है। 9 शेड्यूल में जाने का जरूरत ही क्या है? स्थानीय नीति, आज तक तो कहीं स्थानीय नीति 9 शेड्यूल में गया नहीं है। हमने उसके बाद जो ये लोग 77% आरक्षण जो किया है ओबीसी का, नहीं टोटल मिला के 77% जो किया, इसके लिए 9 शेड्यूल की जरूरत है कि उस पर न्यायिक लेना होता है। हाँ, नहीं वो उसमें 9 इसलिए कि 50% से जब आप अधिक देंगे रिजर्वेशन, तो ये नियम बना हुआ है, तब आप 9 शेड्यूल में जाइएगा। अब हमारा राज्य सरकार उसको 77% ले गया ST SC OBC का। तो मैं उस समय MP था, तो जयललिता ने 93 में नरसिम्हा राव सरकार को उन्होंने समर्थन दिया था, है ना। और उन्होंने ये जो 69% का जो बात है, तो उन्होंने ये असेंबली से, तमिलनाडु असेंबली से प्रस्ताव पास करके फिर पार्लियामेंट भेजा गया। पार्लियामेंट में मैं भी उसका वोटर रहा हूँ, मैं प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया था। हम लोग दिए थे, जो 69% हुआ। तो इसलिए जब तक 77% भी उसका भी उसी प्रक्रिया से ही होगा। प्रस्ताव लगता है कि उलझ के रह जाएगा, और इधर मतलब केवल सिर्फ श्रेय लिया जा रहा है। बस श्रेय लिया जा रहा है, लोग समझ नहीं रहा है। लोग सोच रहा है कि 1932 हो गया। अरे 1932 में कितना ये लोग पेंच लगा के रखा है, वो पेंच से निकलेगा तब ना।